Good morning, children. Today I am starting chapter 2, that is inverse trigonometry. So, first of all, I want to tell you what is inverse trigonometry. Suppose x is equal to sine theta. So, take sine x to this side. Sine inverse x will become theta. This is called inverse trigonometric functions. Similarly, if x is equal to cos theta, तो cos को हम इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा cos रेज टू पावर -1 x दैट इज इक्वल टू थीटा। किसी भी एंगल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्चुअल में ये एंगल की ही वैल्यू है। सो व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? इफ x इज इक्वल टू sin थीटा देन sin इनवर्स x इज कॉल्ड sin थीटा। इसको हम ऐसे कभी नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू साइन थीटा, x अपॉन साइन, ये कभी नहीं होता है। थीटा को हम ऐसे नहीं लिख सकते कभी भी, x अपॉन साइन। साइन के पास कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। सो दिस कैन बी रिटन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। सो दिस इज रॉन्ग प्रोसीजर। सो दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। Once again I am telling you, if x is any function that is equal to sin theta, then sin inverse x will become equal to theta. So this is sin inverse x and this is cos inverse x. So there are some properties of sin inverse x and cos inverse x. They have some range. उनकी range क्या क्या है? sin inverse x का मतलब है कि sin theta की वैल्यू, sin inverse x का मतलब है कि जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक लिया जाए। साइन इनवर्स एक्स के केस में जब हम एंगल लेंगे तो वो लेंगे -π/2 से +π/2। -π/2 ये है और +π/2 ये है। इसका मतलब -π/2 से +π/2 के बीच में दो क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे। इन दिस सिचुएशन cos इनवर्स एक्स की रेंज क्या है? जब हम एंगल फाइंड करेंगे तो रेंज का मतलब है जब हम एंगल फाइंड करेंगे, तो जब हम एंगल फाइंड करेंगे तो जी इसकी वैल्यू है 0 से पाई, 0 से पाई यहां से यहां तक। अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो यू ऑल नो वेरी वेल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव वैल्यूज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, अगर हमें कॉस इनवर्स से एंगल निकालना पड़ा तो हम दो क्वाड्रेंट का एंगल यूज करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। और हमें साइन इनवर्स एक्स से एंगल निकालना पड़ा तो हम ये दो क्वाड्रेंट यूज करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स -π/2 से +π/2, तो -π/2 से +π/2। इसका भी भी यही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉट इनवर्स एक्स 0 to पाई लाइक कॉस इनवर्स एक्स, जैसे कॉस इनवर्स एक्स में था ऐसी कॉट इनवर्स एक्स में है 0 से पाई, 0 से पाई तक कॉट इनवर्स एक्स की भी ये पोजीशन है। सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई बट एक्सेप्ट -π/2, एक्सेप्ट π/2। हम कॉस सेक इनवर्स एक्स में भी वो सारी वैल्यूज लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट की, लेकिन एग्जैक्टली π/2 वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि सेक 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो हम एग्जैक्टली π/2 वैल्यू नहीं लेंगे, 0 से पाई के बीच में सारी वैल्यूज लेंगे लेकिन π/2 वाली वैल्यू नहीं लेंगे। सिमिलरली कोसेक इनवर्स एक्स वी विल टेक फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बट एक्सेप्ट 0, 0 वैल्यू इसमें हमें नहीं ली जाएगी, इसमें हम 0 वैल्यू नहीं लेंगे। अब कैसे लेंगे और कैसे नहीं लेंगे वो मैं क्वेश्चन से बताता हूं। ये जो हम एंगल फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, इनकी वैल्यूज जो हम फाइंड कर रहे हैं इन्हें बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल वैल्यूज आपने 11th क्लास में भी की थी, यहां मैं एक बार आपको फिर से याद दिला रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एंगल अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस अल्फा। हमने यहाँ जितनी भी रेंज लिखी हैं उन सब में थर्ड क्वाड्रेंट का कोई यूज नहीं है। इस थर्ड क्वाड्रेंट में हम कोई वैल्यू नहीं लेंगे, तो इस वैल्यू को हम यहाँ भी नहीं लिखना चाहते।
सो फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस अल्फा। तो इस टाइप से हम एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1/2 x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहले ये साइन इनवर्स इधर आके साइन x बन जाएगा। यहाँ साइन रेज़ टू पावर -1 है, जब ये इधर आएगा तो ये साइन x बन जाएगा, तो दैट इज -1/2। अब सबसे पहले हम प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। आई एम राइटिंग प्रिंसिपल वैल्यूज। तो कैसे फाइंड कर रहे हैं आप, फिर से सुनो। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले साइन इनवर्स x को इधर लाएंगे, दैट विल बिकम साइन x। सो साइन x विल बिकम इक्वल टू -1/2। तो 1/2 वैल्यू कब होती है साइन की? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 वैल्यू कब होती है? कितने कितने डिग्री एंगल की, साइन के कितने डिग्री एंगल की वैल्यू 1/2 होती है? तो साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन 30 को हम पाई की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसे लिखते हैं π/6। साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। हमने 1/2 को साइन 30 लिख लिया, साइन 30 को साइन π/6 लिख लिया, ठीक है। अब साइन नेगेटिव कहाँ होता है? अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे। इसको बेटा हम यहाँ से चेक करेंगे कि -π/2 से +π/2 इसकी रेंज है। इसका सिंपल वे में इसका मतलब ये है कि हम साइन की दो जगह ही वैल्यू ले सकते हैं। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, और नेगेटिव वैल्यू है तो इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे। तो ये यहाँ नेगेटिव है, अब इस नेगेटिव का यूज करेंगे। तो इस नेगेटिव को हम कहाँ ले जाएंगे? इस एंगल को हम फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बनाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बनाने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है कि बस इस एंगल में हम डायरेक्ट माइनस लगा देंगे, साइन x। सो x विल बिकम, वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, तो -π/6। दिस इज द रेंज ऑफ -π/2 टू +π/2। फिर से एक बार सुन लीजिए, लिसन वंस अगेन। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो साइन x विल बिकम इक्वल टू -1/2। 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 को हम पाई की फॉर्म में लिखेंगे, तो साइन π/6, इट विल बिकम साइन π/6। अब इस माइनस को रिमूव करना है यहाँ से। अगर यहाँ प्लस होता तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी, आंसर π/6 ही होता, +π/6 आंसर होता। लेकिन यहाँ माइनस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव दिस माइनस साइन बाय एनी हाउ। सो हाउ कैन यू रिमूव दिस माइनस साइन? सो दिस sign is negative in fourth quadrant. So from this range we can say if sign is positive we will take first quadrant, if sign is negative we will take fourth quadrant. And fourth quadrant को कैसे लिखते हैं? इस माइनस को as it is यहाँ लगा देंगे, तो x is equal to -π/6. So principal value will become -π/6. Clear children? So this is the principal value of sin inverse -1/2. Now I am taking one more question. Question number 2. Cos inverse √3/2. X is equal to cos inverse √3/2. सबसे पहले cos inverse को इधर लाओ, cos x will become √3/2. cos की वैल्यू √3/2 कब होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने डिग्री एंगल की वैल्यू √3/2 होती है? cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। cos 30 मीन्स cos π/3. cos x is equal to cos π/3. So alpha is π/3. तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू देखनी है यहाँ,
तो सबसे पहले हमने देखा √3/2 वैल्यू कब होती है, ये cos 30 की वैल्यू होती है। cos 30 को हम लिख सकते हैं cos नो नॉट एट ऑल, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, तो cos 30 कैन बी रिटन π/6, सो cos 30 इज इक्वल टू cos π/6। अब मुझे यहां से वैल्यू देखनी है, इसकी रेंज क्या है। सबसे पहले cos की रेंज क्या है, cos की रेंज है 0 से पाई। अगर पॉजिटिव एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है, नेगेटिव एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट का लेना है। तो अब हम लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लेने के लिए इस वैल्यू को हम डायरेक्टली अल्फा मान लेते हैं, तो π/6 ही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू π/6। सो दिस इज द डायरेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है और cos के लिए रेंज क्या है 0 से पाई। फर्स्ट पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट। इसके लिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट लेते ही नहीं है, और थर्ड क्वाड्रेंट हम किसी के लिए भी नहीं लेते। रिमेंबर ऑलवेज, थर्ड क्वाड्रेंट का कभी कोई यूज नहीं होता। तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट cos के लिए। तो अब हमारे पास यहाँ पॉजिटिव वैल्यू थी, तो इसके लिए ले लिया हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो x इज इक्वल टू π/6। So this is the principal value of cos inverse √3/2. Now take one more question. Tan inverse minus √3. Question number 4. X is equal to tan inverse minus √3. First of all, write like this: tan x is equal to minus under √3. तो अंडर रूट 3 वैल्यू किसकी होती है, इस माइनस को हम बाद में कंसीडर करेंगे। सबसे पहले √3 को रिमूव करना है, तो tan x इज इक्वल टू माइनस tan 60। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो tan x इज इक्वल टू माइनस tan π/3। अब हमें इसकी रेंज देखनी है, इस माइनस को हटाने के लिए हमें इसकी रेंज देखनी है। तो tan इनवर्स x की रेंज बताओ -π/2 से +π/2। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे, π/3 लेंगे। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट बनाने के लिए इस माइनस को एज इट इज -π/3 लिख देना होता है, तो x विल बिकम इक्वल टू -π/3। So this is the principal value. So x is equal to tan inverse minus √3. So first of all we will write tan x is equal to minus √3. So tan x will become minus tan 60. So minus tan π/3. So x will become minus π/3. We can write range also. This is the range of tan inverse x function. So principal value of tan inverse minus √3 is minus π/3. To find the angle in which quadrant it is lying, that is called the principal value. To find the angle simply, that is called principal value. One more question. Cos inverse minus 1/2. Question number 5. X is equal to cos inverse minus 1/2. So first of all, write cos x is equal to minus 1/2. So cos x is equal to minus 1/2 can be written cos π/3. cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 60 मीन्स cos π/3। अब यहाँ इस स्टेप पर पहुंचने के बाद आपको यहाँ देखना होता है, cos के केस में रेंज क्या है 0 से पाई। माइनस की वैल्यू है तो सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे, प्लस की वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे। प्लस की वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे, माइनस की वैल्यू है तो सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे, क्योंकि रेंज है 0 से पाई, यहां से यहां तक। cos के केस में अगर प्लस की वैल्यू है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे, और माइनस की वैल्यू है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे। Now we are having minus sign, so we will take second quadrant angle. So how can you make second quadrant angle? So this is the value of second quadrant angle. Formation of second quadrant, pi minus alpha. This value is always called alpha.
So x will become equal to pi minus pi by 3. So x will become 2 pi by 3 or 120 degree angle. So this is the principal value. 120 degree angle सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आ गया और रेंज में भी आ गया. So this is the principal value of this question. Cos inverse minus 1 by 2. Clear children? Now do one more question. Question number 10, cosec inverse minus root 2. Question number 10. X is equal to cosec inverse minus under root 2. So this will become cosec x is equal to minus under root 2. Cosec x is equal to minus cosec अंडर रूट 2 वैल्यू कब होती है? साइन 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है, कोसेक 45 की वैल्यू रूट 2 होती है. सो यू कैन राइट कोसेक 45. फर्दर कोसेक x इज इक्वल टू माइनस कोसेक इन टर्म्स ऑफ पाई, दैट इज पाई बाय 4. अब ये नेगेटिव वैल्यू है, अब इस नेगेटिव को हटाना जरूरी है. यहाँ से इस माइनस को कैसे रिमूव करेंगे? अब कोसेक की रेंज देखें आप लोग. कोसेक की रेंज क्या है? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2. तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 का मतलब है तो प्लस होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट. तो प्लस होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. और जीरो इसमें नहीं लेना होता क्योंकि दोनों के बीच में जीरो भी आ रहा है, तो जीरो एंगल इसमें नहीं लेना होता. तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 इसकी रेंज है. तो आंसर होगा इसका फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हम कैसे बनाते हैं? दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस अल्फा. इस एंगल को डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो x विल बिकम इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 एंड रेंज इज आल्सो माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2. क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. Children, tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2. Question number 11. Tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2. Suppose this is the value of A, this is the value of B, and this is the value of C. So take, first of all, solve this one. A is equal to tan inverse 1. So tan A will become equal to 1. तो 1 वैल्यू कब होती है? tan A will become equal to tan 45. So this is positive value and range is minus pi by 2 से plus pi by 2. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे. So A will become equal to pi by 4 according to its range. Now second one, B is equal to cos inverse minus 1 by 2. तो cos B is equal to minus 1 by 2. Cos B is equal to minus cos pi by 3. अब सेकेंड क्वाड्रेंट कैसे बनाएंगे इसका? क्योंकि cos की रेंज होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल ऐसे बनाते हैं, पाई में से इस एंगल को पाई में से माइनस कर देते हैं. तो B will become equal to pi minus pi by 3. So B will become 2 pi by 3 after taking LCM. This will be the value of B. Now we are finding the value of C.
तो C is equal to sin inverse minus 1/2. Already we have done it. So sin C is equal to minus 1/2. तो sin C is equal to minus sin 30 और sin C can be written minus sin pi by 6. अब इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे क्योंकि साइन की रेंज होती है -π/2 से +π/2. रेंज इज -π/2 टू +π/2. तो इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्ट माइनस लगा देना होता है सी. तो सी विल बिकम इक्वल टू -π/6. So we have found the value of A, B and C. So these are the value of A, B and C. So A plus B plus C. So combined value of A plus B plus C. So A plus B plus C will become equal to π/4 plus 2π/3 minus π/6. Take LCM. LCM will become 12. तो 4 3 जा 12, 3 pi, 3 6 जा 12, 3 4 जा 12 and 4 2 जा 8 minus 6 2 जा 12 and 2 pi. तो 8 pi plus 3 pi 11 pi, 11 pi minus 2 pi 9 pi, 9 pi by 12. तो 3 3 जा 9 and 3 4 जा 12. So answer is 3 pi by 4. So this is the final answer of this question, 3 pi by 4. Listen once again. Children, this is the combination of 3 questions. So first of all, you will solve this question and then this question and then this question. After solving these 3 values separately, we can combine these values, pi by 4, 2 pi by 3 and minus pi by 6. So you have done A is equal to tan inverse 1. Tan A will become equal to 1. Tan A will become equal to tan 45 and A will become equal to 45. Similarly, B is equal to cos inverse minus 1/2. So cos B is equal to minus 1/2. Cos B will become minus cos pi by 3 because cos 60 is equal to 1/2. और ये माइनस साइन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी रेंज होती है 0 से पाई. इस माइनस को हटाने के लिए आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा. तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम जाएंगे तो इसको पाई में से माइनस करेंगे. तो पाई माइनस π/3. So that will become equal to 2 pi/3 after taking LCM. So after finding B, we will find the value of C. So C is equal to sin inverse minus 1/2. Sin C is equal to minus 1/2. Sin C is equal to minus sin 30. Sin C is equal to minus sin π/6. So C is equal to minus π/6. After assembling all these 3 values, pi/4 plus 2 pi/3 minus pi/6, it will become 3 pi plus 8 pi minus 2 pi upon 12. So ultimate answer will become 9 pi by 12. That will become to 3 pi by 4. So final answer is 3 pi by 4. Clear, children? Similarly, now I am doing question number 14. Tan inverse root 3 minus sec inverse minus 2. Tan inverse root 3 tan inverse root 3 minus sec inverse minus 2. So this is the first value. This is A and this is B. So A is equal to tan inverse root 3 and B is equal to sec inverse minus 2. So tan A
इज इक्वल टू √3। तो √3 वैल्यू tan की कब होती है? tan a इज इक्वल टू tan π/3। So according to its range, तो a will become equal to π/3, that is first quadrant, minus π/2 to plus π/2, ठीक है। and that is once again b is equal to sec b is equal to -2। तो sec b is equal to minus sec 2 1/2 वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो sec 60 की वैल्यू 2 होगी। तो तो 2 वैल्यू कैन बी रिटन sec 60 कैन बी रिटन π/3। तो sec b इज इक्वल टू माइनस sec π/3 once again. So b will become equal to, according to its range, 0 to π. तो minus that will become pi minus, according to this question, pi minus π/3. For second quadrant we will use this formula. So b will become pi minus π/3, 2 π/3, π/3. So first and second. So what will be the final answer? A minus b. A minus b. π/3 minus 2 π/3 is equal to minus π/3 is the answer. Listen once again, children. Tan inverse under √3 minus sec inverse -2. This is the value of A and this is the value of B. A is equal to tan inverse √3, B is equal to sec inverse -2. So tan A is equal to √3. So tan A will become equal to tan π/3. tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो we can write tan A is equal to tan π/3. So final answer A will become equal to π/3 according to its range, minus π/2 to plus π/2. प्लस की वैल्यू होती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस की वैल्यू होती है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली b इज इक्वल टू sec इनवर्स -2, sec b इज इक्वल टू -2, sec b इज इक्वल टू माइनस sec π/3, sec π/3 कैन बी रिटन sec 60। तो sec 60 की वैल्यू, 60 को ही हम π/3 बोलते हैं, तो यहाँ से माइनस हटाने के लिए हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें सिर्फ इस एंगल को पाई में से माइनस करना होता है, तो पाई माइनस π/3, that is equal to 2 π/3. So b will become equal to 2 π/3. So after assembling all these values, so this answer is a minus b. So a minus b will become π/3 minus 2 π/3. So answer is minus π/3. So this is the final answer. Now 2.1 exercise is totally completed, children. Rest of the question you can do yourself. Thank you.